नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तीसरी बार जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। इसके लिए बीजेपी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को बधाई। तमाम सर्वे और एग्जिट पोल्स में बीजेपी को 20 से 25 सीट दिखाई जा रही है। खुद बीजेपी के बड़े नेताओं का विश्वास हिला हुआ था। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस 71 सीट पर आगे थी और ईवीएम खुलते ही पिछड़ती चली। राजनीतिक प्रेक्षक सकते में है कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, जीतती हुई कांग्रेस की लुटिया डूबी कैसे और बीजेपी ने हारी हुई बाजी जीती कैसे। इस तरह के तमाम सवालों पर विमर्श के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर दत्ता सिंह और वरिष्ठ पत्रकार केबी पंडित। थोड़ी देर बाद लाइट आने पर युवा पत्रकार राकेश चौधरी भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि उनके इलाके में बीजेपी पूरी तरह से हार गई है मेवात में, तो वहां आज लाइट नहीं है। और 8 PM इंडिया के मंच पर आप तमाम साथियों का स्वागत। सबसे पहला सवाल केबी पंडित से। पंडित जी, हरियाणा में आए जनादेश को आप किस तरह देखते? देखो, जो जनादेश आया है वो मैं ये मान के चलता हूँ हमारी आशा के विपरीत आया। जैसा हमारा जी अनुमान था उस अनुमान जी, से अलग है ये। और ये यानी आप कैसे जनता हुआ? का यानी आप जनता का सही से आकलन नहीं कर पाए कि जनता क्या चाहती है, क्या ये कहना अब ये चाहते हैं? कहा जा सकता, ये माना जा सकता है कि जनता का जी, आकलन करने में हम सफल नहीं रहे। अपनी अपनी गलती, अपनी विफलता को स्वीकार करना बड़ी बात है। आपने बहुत बड़ी बात हाँ। की है, तो इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ और बीजेपी वाली भाषा में देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ, आगे चलिए। डॉक्टर साहब, जनादेश को कैसे देखा, उसका थोड़ा विश्लेषण तो कीजिए। मैं पंडित जी से कह रहा हूँ। मैं मैं ये कह रहा हूँ कि जो आया वो आशा के विपरीत था। जी लेकिन क्योंकि जो हालात थे, राजनीतिक हालात थे, जी उसमें यह जनादेश आना नहीं चाहिए था। कारण क्या जी था? एक तो ये था कि बीजेपी में मुद्दों को लेकर अभाव था जी और बीजेपी की सरकार ये स्वीकार कर चुकी थी आला कमान तक। अब उस जी समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जिता नहीं जी पाएंगे, इसलिए उनको बदला गया और जी उनकी जगह नए मुख्यमंत्री लाए गए, नायब जी सिंह सैनी जी। उसके बाद उन्होंने एक काम और करा। चुनाव प्रचार के बीच खट्टर की अलोकप्रियता को देखते हुए उनको चुनाव मैदान से हटा दिया गया, उनके पोस्टर भी हटा दिए गए। जी तो ये राजनीतिक सर्कल में ये माना जाने लगा कि बीजेपी नेतृत्व विहीन है, क्योंकि क्षेत्रीय नेता उनके नहीं है, हरियाणा के अब नेता। अब इस जीत ना का श्रेय ना किसे देना है? खट्टर को तो नहीं है। देंगे, मान लिया। इस जीत का हम्म, श्रेय खट्टर को तो नहीं है, लेकिन आप किसे देंगे इस जीत का? देखो, इसकी जीत का श्रेय तो मैं ये कहूंगा पार्टी आला कमान को है। अब जी उन्होंने जो मैनिपुलेशन की, जो जनता को प्रभावित करने के लिए रणनीति बनाई जी और जो हारे हुए जीत उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास किया, अपने उम्मीदवारों को पीछे फेंका और जो जीत सकते थे उनको सहायता दी, तो ये स्टेट लेवल की बात तो थी नहीं, ऊपर के लेवल की बात थी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ हाईकमांड को इसका श्रेय है। अब उनकी रणनीति, उनकी चालाकी, उनका जो काम तो करने का क्या आप तरीका ये है। कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से पीएम किसान निधि का पैसा ठीक वोटिंग वाले दिन डाला गया, उसका कुछ प्रभाव पड़ा है? 2,000 रुपये। वो सारे प्रभाव पड़ेंगे। उन्होंने जो खेल श्याम दम दंड भेदभाव कर सकते थे, जी उन्होंने एक चीज और भी करी। अब जो है, लोकसभा चुनाव में उन्हें पता था जाट प्लस दलित एक साथ थे जी कांग्रेस के साथ। उन्होंने उसमें फूट डालने की प्रयास किया और जी शैलजा का मुद्दा उठाया। जी इसमें शैलजा भी जिम्मेवारी से नहीं बच सकती कि उन्होंने बारह बिल्कुल सही दस बात है। बारह दिन अपना अपना प्रचार बंद रखा और जी वो अपनी नाराजगी व्यक्त करती रही। उसका बीजेपी को मौका मिला और वो दलित में ये मैसेज देने में
कामयाब रहेगी। इस समय जो वर्तमान नेतृत्व है वो उससे उनको न्याय नहीं मिलेगा। यानी बीजेपी इसका ये मतलब चाहती ये थी। हुआ कि आप इस हार के लिए शैलजा के अहम को जिम्मेदार मानते हैं कि उन्होंने अपनी जो उनकी बेइज्जती की गई एक वीडियो में वो वो आया भी वो था, वो और वो जो भी वो भी एक कांग्रेस कारण, नेता के एक द्वारा, कारण, तो एक कारण उसको ज्यादा तूल दे दिया इसकी वजह से, या उसको अपनी अस्मिता की रक्षा नहीं करनी चाहिए थी? देखो ये भी एक कारण है, बड़ा जी, कारण है ये। लेकिन ये निश्चित रूप से कांग्रेसियों में जो कोऑर्डिनेशन की कमी थी वो भी दिखाई दे रही थी बार बार, और वो बिल्कुल। इसी का परिणाम था। इसी का परिणाम था कि जो है शैलजा अलग है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग हैं, पार्टी की टिकटों में गड़बड़ हुई है। ये जी, पब्लिक के बीच जो मैसेज जा रहा था वो मैसेज भी कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हुआ, और कांग्रेस चलिए, नेतृत्व उस कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हुआ ये तो आपने बता दिया, लेकिन बीजेपी को सत्ता सौंप दी है तीसरी बार। हरियाणा में पहली बार हुआ है कि कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आ रही है। इसको किस तरह से देखिए? देखो ऐसा है कि जब बीजेपी तो कांग्रेस असफल होगी तो बीजेपी को तो आना ही था, विकल्प वही जी, था उसके पास। और जी, बीजेपी को ये लगता था अगर हरियाणा में कांग्रेस आ गई तो हरियाणा में जो पंजाब के किसान हैं, जिसमें हरियाणा के शामिल हैं, वो दिल्ली के मुहाने पे बैठेंगे और वो फिर परेशानी का कारण बनेंगे। इसलिए बीजेपी हाईकमांड को ये लगता था अगर कांग्रेस जीत गई तो उनके लिए सिरदर्द बढ़ जाएगा, क्योंकि हरियाणा तीन तरफ से दिल्ली को घेरता था। इसलिए उन्होंने जो दाव राजनीति के चलते हैं उसमें उन्होंने वो सारे दाव चले और चला, और कांग्रेस उस बारे में ज्यादा सावधानी नहीं बरत सकी या कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकी या उनकी कमजोरियों का कोई लाभ नहीं उठा सकी जो बीजेपी सरकार ठीक में है थी। पंडित जी, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। और याद रखिए, एक मुद्दे जो थे इस चुनाव में, उन मुद्दों का क्या हुआ? उनमें किसान भी था जिसका आपने जिक्र किया, उनमें जवान भी था, उसमें महिलाएं भी थी, पहलवान भी थे, और युवा भी थे जो बेरोजगारी से परेशान हैं, और अग्निवीर भी थे। तो ये आप अपने जहन में रखिएगा। अगले सवाल के बाद आपको इस पे टिप्पणी करनी है। अभी मैं डॉक्टर साहब के पास चलता हूँ। डॉक्टर साहब, बीजेपी के जीत के मुख्य कारण क्या है? देखिए, दो चीजें होती हैं धनखड़ साहब। जी, एक तो ये कि एक पहलवान की अपनी ताकत कितनी है, कुश्ती जब वो जी, लड़ रहा है अखाड़े में, अपनी ताकत, अपने प्लस पॉइंट क्या है, और जी, दूसरे के जिससे वो लड़ रहा है जो उसका विरोधी है उसके नेगेटिव जी, पॉइंट क्या है। तो जीत तो तभी मिलेगी, उसकी कुछ कमियां होंगी, आपके कुछ प्लस पॉइंट होंगे, तभी आप जीत पाएंगे। तो जी, कांग्रेस की जितनी गलतियां आज निकाल रहे हैं लोग जी, चैनल पे बैठ करके या टिप्पणीकार जो हो रहे हैं, मैं सुबह से देख रहा हूँ, वो अब से पहले कहाँ गए थे? जी, तब तो वो भी कांग्रेस की हवा में बह रहे थे। जी, जितना ये एग्जिट पोल हुआ है, जितने ओपिनियन पोल हुआ है, वो उस समय क्यों नहीं उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने जितने भी कैंडिडेट खड़े किए हैं वो सब एक ही धड़े के हैं, ये सब हार सकते हैं, ये इनकी नैया इसी के साथ डूबेगी या ये तैरेंगे। तब तो सबके सब ये कहते थे कि नहीं, लहर चल रही है, आंधी चल रही है, सुनामी आ रही है। किसी ने नहीं कहा, और उस सुनामी में वो बह गए। उनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि हम तो जीते पड़े हैं, इसलिए किसी की सुनी भी नहीं, चाहे वो शैलजा हो चाहे कोई और हो, उन्हें समझाने वाला कोई रहा ही नहीं, ना वो किसी की तरफ देखते थे। तो ये तो उनकी कमी थी कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में कि आ रही है लहर, आ रही है, ये आ रही है, जा रही है, तो वो सब ऐसे हवा हवाई थी। यानी ग्राउंड ओवर रिपोर्ट ये कॉन्फिडेंस, थी, कांग्रेस का ओवर ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस दोनों से लेड हुआ। एक एक चीज ये, दूसरा ये जी, कि जो नैरेटिव बीजेपी ने शुरू किया जाट वर्सेस अदर्स, एक जी, बना 35, और ये चला, जी, और ये मंचों से, कांग्रेस के मंचों से बोला गया कि ऐसा नहीं है। राहुल ने भी बोला कि सबकी सरकार होगी। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और बीजेपी उसको समझाने में कामयाब हो गई
कि ये जाट वर्सेस अदर्स है। अगर इस बार जाट आए तो आपको कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। आप जितने के रोहतक के इलाके के लोग हैं उन सबको ही हरियाणा में भरा जाएगा नौकरियों में। तो इसलिए आपका कुछ नहीं, आपका कौन है? डॉक्टर साहब, कुरुक्षेत्र में ही मान लो हरियाणा में। मैं यहाँ एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगा जी एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा कि आपकी बात सोनीपत में सही बैठती है। जाट लैंड की ज्यादातर सीटें सोनीपत जिले की 6 में से 5 सीटें यानी 4 सीटें जो है कांग्रेस ले गई और एक बीजेपी ले गई और एक बीजेपी समर्थक निर्दलीय ले गए। ठीक है, यहाँ तो मुझे लगता है, लेकिन वही बात अहिरवाल में भी लागू होती है। अहिरवाल की 11 सीटों में से पिछली बार 8 सीटें बीजेपी के पास और इस बार 10 सीटें। तो कैसे इसको व्याख्यायित करें कि किस तरह से जाट नॉन जाट हुआ? अगर जाट नॉन जाट हुआ, जी नहीं, जाट नॉन जाट नैरेटिव बनाने की कोशिश की। मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी ने कोशिश की कि हो, कहीं पे सफल हुआ कहीं पे नहीं सफल हुआ। जहां ये बताने में कामयाब हो गए कि मिलेगा तो हुड्डा के आदमियों को ही, जाटों को ही होगा, बाकी तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, ना नौकरियों में होगा, ना दाखिलों में होगा, ना किसी और चीज में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जहां वो ये समझाने में कामयाब हो गई एससी और ओबीसी और बीसी वर्ग को, वहां कुछ फर्क पड़ा है। और ये जब सब जगह ये माइंड में आ जाता है कि हमें तो क्या मिलना है, मिलेगा तो उन्हीं लोगों को जो लोग अब आ रहे हैं, ग्रुपिज्म हो रहे हैं। कांग्रेस में भी ये ग्रुपिज्म दिख रहा था। सब लोग एक दूसरे की मदद करने की बजाय सिर्फ अपना पाला बचाने में लगे हुए थे, सब अपने बेटों को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। तो कांग्रेस पार्टी का तो कहीं भी नहीं था। ऐसा आप शायद मेरी बात करें कान खिंचाई का मामला तो अहिरवाल में भी नजर आ रहा है साहब। जी कान नहीं, वो सब खिंचाई तो जगह हुआ है, अहिरवाल में भी नजर आ रही है। सब जगह हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ सब जगह हुआ है, ये अकेले कांग्रेस में नहीं। लेकिन वहां का परिणाम जो है वो बीजेपी के पक्ष में गया। अहिरवाल में बीजेपी वाले ही बीजेपी वालों की टांग खिंचाई कर रहे थे, सब राव इंद्रजीत की टांग खिंचाई कर रहे थे, लेकिन वो सारी सीटें ले गए। नहीं, आपने सही कहा। देखिए, मैं मानता हूँ कि जो बड़ा लीडर होगा उसके नीचे बहुत से पेड़ पौधे जमते हैं, उगते हैं, उसको सपोर्ट भी करते हैं, उसकी छाया में वो आगे बढ़ते हैं। तो वो एक नाम है, दक्षिण भारत का एक नाम है राव। तो उस तरह का यहाँ कोई और नाम है नहीं। और दूसरा ये कि दिल्ली से लगते हुए इलाके हैं, वो यहाँ के जो उत्तरी हरियाणा के इलाके हैं या पश्चिमी हरियाणा के इलाके हैं, इतने समृद्ध नहीं है जितने वो इलाके हैं। वहाँ पता है आपको कि माइंस और मिनरल्स का और बिल्डिंग का और ये सब, वहाँ पे बहुत सपोर्ट है उनको, सब तरह का सपोर्ट। और फिर बीजेपी ने तो पूरा सपोर्ट दिया उनको, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसलिए ये है, वहाँ पे हो सकता है कि बीजेपी को वहाँ पे एक एज मिला है, और वो मिला है एक वहाँ छत्र छाया, जैसे कांग्रेस में हुड्डा एक फैक्टर है, उसी तरह से दक्षिण भारत में बीजेपी में एक फैक्टर राव परिवार भी। तो इसलिए मैं मान सकता हूँ कि वहाँ उनका ये हुआ होगा। तो उन्होंने जो जीत की है वो उनके अपने प्रयास में है, सिर्फ बीजेपी नहीं है, सिर्फ अपने प्रयास में, और वो सब तरह के धन बल के और जितने भी रिश्तेदारी हैं वो सबका है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि बीजेपी का इसमें एक फैक्टर नहीं है। कांग्रेस की जितनी कमियां हैं, कोऑर्डिनेशन का, पंडित जी ने कहा कोऑर्डिनेशन नहीं है, कहीं भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, सब अपने अपने बेटों को प्रमोट करने में लगे हुए थे, कोई निकला नहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अपने बेटों की कॉन्स्टिट्यूएंसी से पड़ोस में निकल करके भी नहीं गया। तो अगर हुड्डा भी निकले हैं कहीं पे, तो वो सिर्फ तभी निकले हैं जब राहुल यहाँ पे आए हैं, कहीं पे भी गए हैं तो उनकी स्टेज पे जितने उनके समर्थक थे वो सब के सब उसको बकअप करने में, वाह करने में लगे हुए थे, बाकी जगह नहीं। तो बाकी जगह कौन देखेगा, बाकी जगह कौन देखेगा? फिर आता हूँ आपके पास, एक बार फिर से पंडित जी के पास करते हैं। पंडित जी, कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत के प्रमुख कारण क्या रहे, कंक्रीट रूप से बताइए। देखो, प्रमुख कारण तो ये है कि कांग्रेस की जो कमजोरियां थी, जी, बीजेपी ने उसका लाभ उठाया, उन कमजोरियों को पकड़ा
जी दूसरा ये था कि जो कांग्रेस है बीजेपी के खिलाफ जो मुद्दे थे उनको एक्सप्लॉइट करने में उतनी सफल नहीं जी रही, जबको जी उनको पता था कि समाज में बड़ा वर्ग है किसान, जी शंभू बॉर्डर पर बैठा है, पीले गढ़वादी की उनको तंग करा गया, जेलों में डाला गया। वो एक ऐसा मुद्दा था जो बड़ा इफेक्टिव था। लेकिन अब जी लगता है कि कांग्रेस उस मुद्दों को उठाने में ज्यादा सफल नहीं हुई। दूसरे जी सरकारी कर्मचारी एज होल नाराज थे सरकार से, तो इन्होंने ओपीएस की एक सुझाव दिया, अब भाई हम ऑल पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। जी लेकिन ये लगता है कि सरकारी कर्मचारी इससे ज्यादा और अपेक्षा करते थे, मुझे लगता है ये जी तो रिटायर्ड होने वालों के लिए थी। तीसरी चीज ये है जो नहीं, सबसे सरकारी बड़ी थी, कर्मचारी ने तो अपना रोष दिखा दिया। बैलेट पेपर की गिनती में सरकारी कर्मचारियों का रोष साफ हो गया कि सरकारी कर्मचारी कतई नहीं चाहते थे कि बीजेपी जीते, और उन्होंने अपना पूरा का पूरा सिस्टम दिखा दिया कि उनको ओपीएस चाहिए। 71 सीट थी, जब बैलेट पेपर की गिनती हो रही थी तो 71 सीट पे कांग्रेस आगे थी और बीजेपी की गिनती बहुत मामूली थी। तो कर्मचारियों ने तो अपना हक अदा किया है, सामने दिख रहा है। उन्होंने जो किया, उन्होंने अपना दावा ठोक के किया है। मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि तीस, कर्मचारियों ने जो है अपने मुद्दों पर वोट दी, ओपीएस के मुद्दे पर वोट दी, और जो उनके अंदर एंटी इनकम्बेंसी है सरकार को लेकर के, बीजेपी को लेकर के, उन्होंने चुनाव में जाहिर की। ये पोस्टल बैलेट से साफ हो गया है। और इस देश के कुछ बुजुर्ग जो बड़ी उम्र के हैं उन्होंने भी साफ कर दिया है कि बीजेपी अच्छी चीज नहीं है। ये उन्होंने भी साबित किया है, क्योंकि पोस्टल बैलेट में जिस तरह से बीजेपी पिछड़ी थी वो साफ हो गया जी, वहां तो बचा ही नहीं कुछ। ये तो सारा ईवीएम खुलने पर हुआ ना खेल, ईवीएम खुलने पर खेल हुआ। तीसरा ये था जी जो हमारे पहलवान बहनें थी, लड़कियां थी, जी उनका मुद्दा भी बड़ा गर्म था। जी लेकिन इस चुनाव में उसको भी उस तरह से एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सका। अब लोगों में रोष हो, फिर एक बेरोजगारी की समस्या बड़ी थी, जी अग्निवीर लाए, लोगों में नाराजगी थी, नौजवान जी नाखुश थे। और राहुल गांधी ने भी इसी को बड़े प्रॉपर ढंग से रखा जी और ढंग की रूट भी उन्होंने बताया, कैसे कैसे जवान बाहर जा रहे हैं, फिर दुख पा रहे हैं। लेकिन उस महंगाई का एक मुद्दा था बहुत बड़ा, लोग जी दुखी थे, आम जनता जूझी थी। फिर शहरों में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी को लेकर बड़ा नाराज था, गुस्सा था। जी। तो ये अपोजिशन का, ये कांग्रेस का फर्ज बनता था कि इन मुद्दों को वो खुली तरह जनता के बीच पैदा करती। चलिए पंडित जी, मैं आता हूं आपके पास। अभी डॉक्टर सत्तर सिंह के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, बीजेपी ने 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को कैसे विफल कर दिया, और क्यों कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी को भुला नहीं पाई? क्या इसका प्रमुख कारण बीजेपी का मजबूत संगठन और चुनाव मैनेजमेंट है, और साथ ही कांग्रेस का संगठन ना होना है? क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस में तो संगठन है ही नहीं, ये मान के चलिए। कांग्रेस में अगर संगठन होता तो उस संगठन के हिसाब से वो अपना चुनाव अभियान चलाते, उसकी एक प्लानिंग होती। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस तो लहर पे सवार थी। एग्जैक्टली, सबसे बड़ा कारण ये, आप कुछ भी गिन लीजिए, इतने जी भरोसे में थे, इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि लहर आ गई, हम जीत गए। जी धरती पे पांव ही नहीं थे उनके। जी जबकि बीजेपी का कार्ड है, चाहे वो कम है या ज्यादा है, लास्ट 3 दिन के अंदर दिखाई दिया है। जी जिस जिस रात के बाद चुनाव होना था, जी कत्ल की रात के बाद, उसमें उन्होंने सब कुछ झोंक दिया। जी क्यों ऐसा है कि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि 8 तारीख को जनता देगी जवाब, और कांग्रेस कहेगी ईवीएम खराब। जी ईवीएम का जिक्र क्यों आया? आपने सही कहा, जो पोस्टल बैलेट पेपर थे उसमें आक्रोश दिखता है, जनता का आक्रोश है वो, और वो जी बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने वो किया। वो सब नौकरी पेशे वाले लोग हैं, कोई आम जी
आम लोग नहीं है, वो समझदार लोग हैं, जी। सब समझते हैं, चालाकियां भी समझते हैं, उसके परिणाम भी समझते हैं, तो वो सब था। जी, फिर ये ईवीएम का जिक्र क्यों आया, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है, अचानक ये ऐसे सही कैसे बात। हो गया। और जब इन चीजों को आप मिलाएंगे नहीं कि नहीं, आप 8 बजे ये चुनाव उसी शुरू हो के गया। संदर्भ में बार बार जी नेशनल चैनल सवाल उठा रहे हैं। जब बीजेपी का, कांग्रेस का कोई नेता ईवीएम की बात करने से पहले उनसे सवाल किया जाता है कि अब आप कहेंगे कि ईवीएम खराब है हरियाणा में, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? जम्मू कश्मीर में ईवीएम सही थी, वहां तो बीजेपी के खिलाफ मैंडेट आया है। इस तरह की बातें लगातार हो रही और इस परिप्रेक्ष्य में भी आप देखिए क्या था ये मामला, आगे करिए। देखिए, पहले मैं हरियाणा की बात कर लेता हूँ। जम्मू कश्मीर का तो एक शब्द का है, क्योंकि वहां तो पता था कि अगर करेंगे नहीं करेंगे, उनको ये है कि वहां पे गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठे हुए हैं और वही हाँक रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हम तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, एनसी लीडर ने। और जितने हाँ, भी वहां लोग तो थे, जैसे पांच हरियाणा, पांच जो सदस्य नॉमिनेट करने थे कैबिनेट में, वो गवर्नर ने पहले ही नॉमिनेट कर दिए ताकि बीजेपी को बहुमत मिल जाए। हालांकि उसके बाद भी नहीं मिला है। जी, नहीं मिला वो अलग बात है, वो तो एक एक हवा बनाने की कोशिश वो तो की। उनका खेल तो देखो, था ही, हाँ वो तो है। खेल तो था तो ही। ये, अब वो नहीं चल पाई उनकी चाल, तो अलग बात है, अभी भी हाँ, लेकिन करेंगे। हरियाणा में चल गई। हरियाणा में तो है। हरियाणा में देखिए, दो चीजें हुई हैं। एक तो जी, अभी मैं जो जिक्र कर रहा था कि ईवीएम खराब बोलेंगे, कांग्रेस बोलेगी ईवीएम खराब, तो ईवीएम का जिक्र क्यों आया? इसी ईवीएम को लेकर के देश के प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी की मीटिंग में कहा था कि ईवीएम मर गई क्या, जिंदा है या मर गई। वो मजाक उड़ाया था ईवीएम का। और जब जी, रिजल्ट आए तो 240 पे, 400 के बजाय 240 पे, तो बोलती बंद हो गई। तो अभी भी वही चीज है कि ईवीएम का, देखिए ये जो चुनाव जीता है, अगर ये चुनाव पर्ची से होता, और मैं तो एक आपके चैनल के माध्यम से जितने भी राजनेता हैं, जितने भी पार्टी हैं, उन सबको कहना चाहूंगा कि अगर जिंदा रहना है हिंदुस्तान में, पॉलिटिक्स को जिंदा रखना है, संविधान को जिंदा रखना है, लोगों के लिए कुछ काम करना है, तो आप जी। पर्ची से इलेक्शन कराइए, पर्ची से इलेक्शन कराइए। जब तक ये नहीं होगा ना, तो ये मैनिपुलेशन होती रहेगी। ईवीएम में क्या खोट हो सकता है, क्या खोट नहीं हो सकता, कोई नहीं उठा रहा, क्योंकि सबको अपना इलेक्ट्रॉनिक पड़ा हुआ डिवाइस है है, कि हम इलेक्ट्रॉनिक सत्ता में। डिवाइस है, उसको उसको संदेह से परेड नहीं किया जा सकता। अभी बेशक। एफआईआर लॉन्च हुआ है, महाराष्ट्र में एफआईआर लॉन्च हुई है इसी चीज को लेकर के, कि आप जी, वहां बैठ करके अपने मोबाइल से कुछ भी कर सकते हैं। ये जी, हो रहा है, मतलब कुछ हुआ, इलेक्ट्रॉनिक हुआ, एफआईआर तभी तो लॉन्च होगी वहां पे। लेकिन जितने भी राजनेता हैं किसी भी पार्टी के हैं, वो सब ये मान के चल रहे हैं कि जब हम सत्ता में होंगे तो हम भी यूज करेंगे। सारे चोर नहीं, हैं इस हिसाब से देखा जाए तो, ये कोई तो भी आदमी ये तो निष्पक्ष रूप से चुनाव सार्वभौमिक है। नहीं। ये बात तो जी सार्वभौमिक है। हर पॉलिटिशियन ये मान के चलता है कि उसको सत्ता में आना है, कुर्सी पे बैठ के भ्रष्टाचार करना है, और यही कारण है। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के बयान आए, जिस तरह से एक कांग्रेस नेता ने जो है वो कुमारी शैलजा पर सवाल उठाए और उसके प्रति जो अभद्र टिप्पणी की, उसका परिणाम दूसरा, कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, चुनाव मैदान में थे, जिनको टिकट दी थी कांग्रेस ने, उन्होंने कहा कि हमारे कोटे में इतनी नौकरियां आएंगी, और नौकरियां आएंगी तो हम नौकरियां देंगे, और नौकरियां देंगे तो हम अपना घर भरेंगे पहले। ये बयान मुझे लगता है कांग्रेस को ले डूबने के लिए काफी। दोनों घटनाएं, ये खर्ची पर्ची वाला मसला जो बीजेपी के गले पड़ रहा था, वो उल्टा कांग्रेस के गले पड़ गया, मैं जो मानता हूं। तो क्या आपको होती लगता है, है इस इस तरह तरह की की जो चीजें हरकतें होती कांग्रेस हैं। नेताओं ने की? जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे, जी, जब लोकसभा के चुनाव हुए थे 24 में, तो वहां पे जी, बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा था कि अगर जी, हमारी मेजोरिटी आ गई तो संविधान को ये कर देंगे, हमारी मेजोरिटी आ गई तो ये करेंगे, ये चुनाव संविधान बदलने का चुनाव है, ये किया, और उसका रिपरकशन हुआ, बीजेपी को हाँ, कुछ झेलना भी पड़ा। तो ये सही हाँ, बात है कि अगर चुनाव के दौरान में आप कोई भी पत्ता फेंक देंगे, तो वो पत्ता कभी चिंगारी बन गया तो आग बुरी तरह से लगेगी। तो ये जो बयान थे, छोटे छोटे बयान ही थे, इन्होंने और बहुत नुकसान पहुंचाया पार्टी को। और एक जिन चीज मैं और कहना दो या चाहूंगा, तीन नेताओं ने इस तरह का बयान दिया, वो चुनाव हार भी गए। होता है ये सही कहा आपने। मैं एक चीज जी, और इसमें जोड़ना चाहूंगा
कि ये जो ईवीएम की बात आई है, ईवीएम में अब बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कोई भी पार्टी नेशनल लेवल पर, रीजनल लेवल पर तो छोड़िए, कोई भी पार्टी इस चीज का मुद्दा नहीं बना रही है मुद्दा नहीं बना रही है, जबकि सब कहते हैं, ये मानते हैं कि इसमें गड़बड़ है, इससे गड़बड़ होती है, लेकिन तब कहते हैं जब वो हार जाते हैं। पहले नहीं कहते, पहले उनको रहती है उम्मीद कि कुछ हो सकता है। तो ईवीएम में फिर आता हूं आपके पास, एक मिनट मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ये अभी जो आज का चुनाव परिणाम पत्र घोषित करने के प्रोसेस में ECI ने, इलेक्शन कमीशन ने जो शानदार प्रदर्शन किया है, ये उसका हैंग हो गया और अभी तक उसके टोटल वोट पोल नहीं है। वो तो लोकसभा के भी आज तक नहीं दिए गए कि कितने टोटल पोल हुए और कितने थे, हरियाणा के भी नहीं दिए गए। क्या इसमें मैनेजमेंट हुआ है? ये जो केंचुआ है, ये लोकतंत्र को क्या बचा पाएगा? ये तो उसका हिस्सा बन गया है, क्योंकि किसी को भी शक नहीं है अब कि ये जो केंचुआ है ये केंद्रीय है, भारतीय नहीं। भारतीय चुनाव आयोग नहीं है, ये केंद्रीय चुनाव, केंद्र के इशारे पर काम करने वाला आयोग है। तो उसकी क्या भूमिका है ये तो शायद पता भी नहीं लगे। बहुत से मर्डर हो गए और उसमें गुजरात में बहुत से मर्डर हुए, जजों के मर्डर हुए, आज तक नहीं पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो इसका भी नहीं हो पाएगा शायद। और जब सत्ता आ गई है केंद्र में और राज्य में तो संभावना कम है। धन्यवाद आपके लिए। जी पंडित जी, हरियाणा के जनादेश ने चुनावी सर्वेक्षणों और एग्जिट पोल्स की भी पर भी सवाल खड़े कर दिए। क्या सर्वे एजेंसियों को अपने मापदंड और कामकाज के तौर तरीके बदलने की जरूरत है? बिल्कुल बदलने चाहिए, क्योंकि जो सिस्टम है, सर्वे करने वालों को यही नहीं पता कि उन्हें किस दायरे में समाज के किस किस वर्ग से बात की, कितने लोगों से बात की, उनके आदमी गए, वो तो टेबल मेड सर्वे हैं, वहीं बना दिए। किसी ने भी, सर्वेयर ने ये नहीं बताया अब उनका सर्वे करने का तरीका क्या था, समाज के कितने वर्गों से उनकी बात हुई। हाँ पंडित जी, आप अपनी बात कहिए। मैं ये कह रहा हूँ ये सर्वे में ये आना चाहिए था कि किस वर्ग के लोगों से उन्होंने बात की, समाज का पिछड़े वर्ग से क्या की, बुजुर्गों से क्या बात की, नौजवान क्या कर रहे थे, क्या उनकी राय बनी है, ग्रामीण क्षेत्र की क्या थी, शहरी क्षेत्र की क्या थी, ऐसा कुछ नहीं दिया गया। उन्होंने मानदंड नहीं बताया, किस मानदंड किस तरीके से उन्होंने कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से आवाज नहीं समझ पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस सवाल को आप क्लियर कीजिए। देखिए, सर्वे एक धंधा है, ये कोई साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट नहीं करते हैं। ये पार्टी के कुछ लोग हैं जो सत्ता, बीजेपी के कुछ लोग हैं जो सत्ता से जुड़े हुए हैं और सत्ता के अनुकूल इन चीजों को पेश करने की कोशिश करते हैं। ये एक धंधा बना हुआ है, जिस तरह से बिल्डिंग का धंधा है, रोड का धंधा है, वो सब उसके साथ मिले हुए हैं। ये कोई साइंटिफिक नहीं है, कोई भी साइंटिफिक नहीं कह सकता है। आप तकनीकी खराबी के कारण हमारे पैनलिस्ट की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, इसलिए हम डिबेट को यहीं समाप्त करने की दिशा में बढ़ते हैं। हमारे पैनलिस्ट ने बहुत सुंदर विश्लेषण किया कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत का और चुनाव परिणामों का। इसके लिए इन सब आप दोनों साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखा जाए तो जनता के मुद्दे अपनी जगह सही हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी ज़बरदस्त है, लेकिन संगठन विहीन कांग्रेस और आपस में लड़ते दिग्गज नेता जनता का विश्वास जीतने में नाकाम रहे। बीजेपी की माइक्रो मैनेजमेंट और विरोधी वोटों को बांटने की नीति काफ़ी हद तक सफल रही। इस वीडियो में इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे नए विश्लेषण के साथ। नमस्कार।